हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर। अब इस पूरे चैप्टर में हम एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि इंडिया में किस टाइप से फार्मिंग की जाती है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे और डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। अलग अलग सीजन में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, उनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे, समझेंगे। और हमारी पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी इस चैप्टर की, जिसमें हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। अब सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारी माइनिंग आ जाती है, यानी वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम अपने नेचर से डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स या डायरेक्टली हम अपने नेचर से ही रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो वो सारे जो भी एक्टिविटीज होंगी वो कहलाई जाएंगी प्राइमरी एक्टिविटीज। जहां पे हमें अपने नेचर से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फाइनल गुड्स मिल रहे हैं। जैसे फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर जो है वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर रहे हैं, जो नेचर में जो ये प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनसे हमें हमारा फूड मिल पा रहा है, तो वो भी प्राइमरी एक्टिविटी है। हम नेचर से ले रहे हैं अपने फूड को। साथ ही साथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स, हम देखते हैं एनिमल्स को पाला जाता है, पेट बनाया जाता है, जिससे कि एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए जा सके। तो हम लोग एनिमल्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं, एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स है, एनिमल रियरिंग जो होगी वो भी हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। देन माइनिंग और भी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जहां पे हमें अपने नेचर से ही गुड्स मिल रहे होते हैं। तो क्योंकि एग्रीकल्चर में भी, फार्मिंग में भी हमें अपने नेचर से ही क्रॉप्स मिल रही हैं, जो क्रॉप्स हैं वो हमारे नेचर में ही कल्टीवेट कर रहे हैं हम, तो इसीलिए ये भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब इंडिया में एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया इज एन एग्रीरियन कंट्री वेयर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। अब इंडिया जो है वो एग्रीरियन कंट्री है, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है, यानी टोटल पॉपुलेशन में से जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कहाँ पे इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। यानी कि वो पीपल जो 2/3 पॉपुलेशन है हमारी, 2/3 पीपल जो है हमारी पॉपुलेशन के, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए, सस्टेन करने के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसी से अर्न कर रहे हैं और अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशनल इनकम। अब एग्रीकल्चर जो है, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, तो ये जो एग्रीकल्चर है वो हमारी जीडीपी में, नेशनल इनकम जो है जीडीपी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि अगर हम इसे दूसरे सेक्टर्स के साथ कंपेयर करें तो टर्शरी सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी जीडीपी में, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर पे, फिर लास्ट में यानी सबसे कम जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में भी एग्रीकल्चर जो है वो काफी अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे जीडीपी में, नेशनल इनकम में। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है इसी प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। देन फूड सिक्योरिटी। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, फार्मिंग नहीं करेंगे, तो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उस पॉपुलेशन के लिए फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को जो फूड है वो बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारी ही कंट्री में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं, इसीलिए हम सरप्लस अमाउंट में क्रॉप्स कल्टीवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ही कंट्री में, अपनी कंट्री में रह रही जो पॉपुलेशन है, सभी लोग हैं, उनके लिए फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं अपनी कंट्री के लोगों की। रॉ मटेरियल सप्लाई टू इंडस्ट्रीज। अब क्योंकि एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मिंग के थ्रू, तो वो जो प्रोडक्शन है वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। जैसे कि अगर फार्मर्स शुगर केन कल्टीवेट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट शुगर केन से शुगर बना ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से शुगर केन जो हम कल्टीवेट कर रहे हैं फार्मिंग के थ्रू, जो फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे हैं शुगर केन, वो एज अ रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में शुगर बनाने के लिए। ऐसे ही हम फ्लोर जो देखते हैं, जो आटा होता है वो बनता है वीट से। अब वीट
हमें मिल रहा है इन फार्मर्स की वजह से, फार्मिंग के ही थ्रू हम वीट को कल्टीवेट कर रहे हैं और तब जाके हमारे पास आटा आता है। इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग के बाद हम आटा बनाते हैं उससे, यानी कि हम फ्लोर बनाते हैं, वीट फ्लोर। और उसके बाद ऐसी बहुत सारे दूसरे भी, जैसे हम टेक्सटाइल्स की बात कर सकते हैं, कॉटन कल्टीवेट करते हैं हमारे फार्मर्स, तब जाकर के कॉटन क्लोथ्स बनते हैं इंडस्ट्रीज में। तो इसलिए इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं उन रॉ मटेरियल्स पे जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इंडियन एग्रीकल्चर के कौन से मेन फीचर्स हैं? सबसे पहला, सब्सिस्टेंस फार्मिंग डोमिनेट्स। इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमें देखने को मिलती है, यानी जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज्यादा अर्निंग के लिए नहीं कल्टीवेट करते क्रॉप्स, वो बस इतना चाहते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो फार्मिंग इसलिए करते हैं जिससे कि एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल कर सके, अपनी क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। अब इंडिया में हमने देखा है वाटर रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। हमने अपनी मेन जो रिवर्स हैं, मेजर अमाउंट ऑफ जो वाटर है हमारा, हमने उसे डिप्लीट कर दिया है, वाटर रिसोर्सेज को हमने पॉल्यूट कर दिया है। तो अब ज्यादातर जो हमारे फार्मर्स हैं वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे, यानी हम एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं वो सब डिपेंड करता है रेनफॉल पे, मानसून पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। जब मानसून आएगा यानी जब रेनफॉल होगी तभी हमारे क्रॉप्स को अच्छे से सही अमाउंट में वाटर मिल पाएगा, इरिगेट कर पाएंगे हम अपने क्रॉप्स को। तो मानसून पर डिपेंडेंट है हम अपनी एग्रीकल्चर के लिए। यूज ऑफ डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस ड्यू टू वेरिएशन इन सॉइल एंड रिलीफ। अब हम लोग डिफरेंट टाइप से कल्टीवेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप से हम लोग फार्मिंग करते हैं, डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हमें देखने को मिलती है। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, 6 मेजर टाइप की सॉइल्स हमें इंडिया में देखने को मिलती है। हर एक सॉइल में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, अलग अलग उनकी क्वालिटीज होती हैं, फीचर्स होते हैं सॉइल के। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में अच्छे से कल्टीवेट कर पाती हैं। तो अब सॉइल अलग अलग है और रिलीफ फीचर्स हमारे अलग हैं, यानी माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन एरियाज हैं। तो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स की वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम माउंटेनियस एरियाज की बात करें, हिली एरियाज की बात करें, तो वहां पे हमें टेरेस फार्मिंग देखने को मिलेगी। यही हम प्लेन एरियाज की बात करें तो वहां पे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग जैसे जो प्रोसेसेस हैं, जो मेथड्स हैं, उनका यूज करते हैं फार्मिंग के लिए। तो डिफरेंट टाइप के हमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगे इंडिया में। अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। और इतना ही नहीं, हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं इंडिया में। फूड क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स हमारे खाने के लिए होती हैं, हमारे कंजम्पशन के लिए होती हैं। देन कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स भी हम कल्टीवेट करते हैं, यानी कि वो क्रॉप्स जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जो हम सेल करेंगे। जैसे इंडिगो, इंडिगो जो नील की खेती की जाती है, वो हम लोग अपने कंजम्पशन के लिए नहीं करते, हम लोग उसका कंजम्पशन नहीं कर सकते, उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। हम लोग नील की खेती करते हैं, इंडिगो की जो फार्मिंग की जाती है, इंडिगो कल्टीवेट की जाती है, वो सेल करने के पर्पस से की जाती है, जिससे कैश क्रॉप्स, यानी कि जिससे हम कैश अर्न करेंगे, जिससे हम अर्न करेंगे ऐसी क्रॉप्स जो जिसके पीछे का, जिन्हें कल्टीवेट करने के पीछे का रीजन है अर्निंग, तो उन्हें कहा जाएगा कैश क्रॉप्स। ऐसे ही कॉटन, कॉटन जो है हम अपने कंजम्पशन के लिए नहीं कल्टीवेट करते। फार्मर्स क्या करते हैं, कॉटन को इसलिए कल्टीवेट करते हैं जिससे कि उससे वो अर्न कर सके। अपनी फैमिली के लिए वो कॉटन को कल्टीवेट नहीं करते, अपने कंजम्पशन के लिए कल्टीवेट नहीं करते, वो कॉटन को कल्टीवेट करते हैं जिससे कि उस कॉटन को वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सेल कर दें और पैसा कमा सके, अर्न कर सके। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं इंडिया में। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, फार्मिंग भी कहा जाता है इसे। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ही एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। यानी इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन जो है, इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो फार्मर्स हैं। और एग्रीकल्चर जो है हमारी नेशनल इनकम में, जीडीपी में भी अच्छा खासा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, काफी ज्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। अब फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उनके लिए हम फूड इसलिए अरेंज कर पा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। देन रॉ मटेरियल्स, एज अ रॉ मटेरियल ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, एज अ रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। देन इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है वो हमने पढ़ा है। इंडिया में ज्यादातर सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, मानसून पे हम डिपेंड होते हैं। और आज की वीडियो में हमने एक पूरा ओवरव्यू देख लिया है कि एग्रीकल्चर है क्या, हमने एग्रीकल्चर क्या है उसे इन डिटेल समझ लिया है, फार्मिंग किसे कहते हैं वो हमने इन डिटेल समझ लिया है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।